अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। इस वीक से हमने जो है वो जी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट किया था और उस जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पहले इसको एनालाइज किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों को हमने जो है वो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सिमिलैरिटीज़ को चेक किया और दैन हमने जो है वो कंक्लूड ये किया था कि जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक जनरलाइज केस है जिसमें आपकी जो है वो कोई भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, कोई भी आपका एंगल डिफाइन हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। लेकिन डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर जो है वो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक यूनिट सर्कल होगा और एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ वो आएगा और आप एंगल को चेंज कर सकते हो। दैन हमने जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को देखा था और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हमने जो है वो दो एग्जांपल्स सॉल्व की थी। एक राइट हैंड साइड एग्जांपल थी जिसमें हमारे जो सारा सिग्नल था वो राइट साइड के ऊपर अवेलेबल था और देन हमने जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल जो की थी वो लेफ़्ट साइड एग्जांपल की थी जिसमें हमारा सिग्नल जो था वो सारे का सारा लेफ़्ट साइड के ऊपर अवेलेबल था आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ओके, और इन दोनों के लिए हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड की थी। और इसके आगे जो है वो कंटिन्यू करने से पहले ऑब्वियसली अगर आप लोगों को प्रीवियस से क्वेश्चन है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी हमने सिमिलर एग्जांपल्स ही परफॉर्म करनी है, जस्ट उसी की हम एक्सटेंशन करेंगे विद डिफरेंट टर्म्स। अब उन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हमें थोड़ा सा जो है वो पॉलिनोमियल्स की बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली जब भी हम किसी भी सिस्टम का या किसी भी सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो उस जी ट्रांसफॉर्म में हमने जो प्रीवियस भी दो एग्जांपल्स की थी हमें दो पॉलिनोमियल्स की रेशो मिलती है और लास्ट में हमने जो दो एग्जांपल्स की थी उसमें हमें जो चीज़ एज एन आंसर मिली थी दैट वाज z ओवर z माइनस ए। z जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रियल प्लस इमेजिनरी दोनों हो सकती हैं अगर आप रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर हो, और यहाँ आप इसको मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो अगर आप पोलर फॉर्म के अंदर हो तो z आपका वेरिएबल है और a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपने दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो जो है वो डिफाइन किया है और उससे आपका जो है वो x ऑफ z डिफाइन हुआ था। सिमिलरली जब हमने राइट साइड सीक्वेंस किया था उसकी एग्जांपल हमने परफॉर्म की थी तो उसके अंदर भी हमने जो एंड रिजल्ट फाइंड किया था उसमें भी हमारे पास जो है वो दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो डिफाइन हुआ था। तो इस लेक्चर के स्टार्ट में हम जो है वो इसको जनरलाइज करने लगे हैं। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी सिस्टम का जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, किसी सिग्नल का किसी फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे एंड लेट्स सपोज कि वो फंक्शन जो है वो x ऑफ n है where x is your input and n is your variable, और उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो x ऑफ z होगा। ठीक है, तो जो आपको इक्वेशन एक स्लाइड के ऊपर विजिबल है, दिस इज अ जनरलाइज इक्वेशन फॉर द जी ट्रांसफॉर्मेशन और x ऑफ z आपने फाइंड आउट करना है एंड वी नो दैट x ऑफ z इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। एक को उसने जो है वो नाम दे दिया है p का, ऑब्वियसली वो z वेरिएबल में डिफाइंड है, और दूसरा जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वो q होगा, और इन दोनों का रेशियो जो है वो हमारा जो है वो जी ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा किसी भी इनपुट सिग्नल का या किसी भी सिग्नल का। और लास्ट में हमारे पास जो x ऑफ z डिफाइन हुए थे लास्ट टू एग्जांपल्स के अंदर, दैट वाज z ओवर z माइनस ए। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे p ऑफ z जो है वो जस्ट z के इक्वल है
और Q ऑफ Z जो है वो Z माइनस A के इक्वल है। अब हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वो ऑलरेडी आप उसको डिस्कस कर चुके हो किसी कोर्स के अंदर, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ज़ीरोज़ हम डिफाइन करेंगे एक डेफिनेशन से, एक टर्म डिफाइन करेंगे और देन हम एक टर्म डिफाइन करेंगे पोल्स। अब ज़ीरोज़ वो वाले पॉइंट्स हैं, वो वाली Z की वैल्यूज़ होंगी जिन वैल्यूज़ के ऊपर आपका x ऑफ z जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। टोटल जो सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म है उसका आंसर ज़ीरो हो जाना चाहिए। ऐसी सारी Z की वैल्यूज़ को हम ज़ीरोज़ बोलेंगे। एंड सिमिलरली अगर आप जो है वो पोल्स की टर्म डिफाइन करने वाले हो, तो पोल्स हम उन वैल्यूज़ को बोलेंगे जहाँ पे आपका जो x ऑफ z का ट्रांसफॉर्म था वो इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाए। तो इन दोनों टर्म्स को अब हम डिफाइन करेंगे हमारे प्रीवियस दो एग्जांपल्स के ऊपर और चेक करते हैं कि उनमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने थे और नंबर ऑफ जो है वो पोल्स कितने थे। और बेसिकली नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ पोल्स आपका एक यूनिक सिस्टम या एक यूनिक फंक्शन बना सकते हैं और यही डिफाइन करते हैं कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो किस एरिया में लाई कर रहा होगा। तो लेट्स कंटिन्यू कि ये पोल्स और ज़ीरोज़ जो हैं ये कैसे हेल्प करेंगे हमारी ROC को फाइंड करने के लिए या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करने के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्टॉप मी ऑब्वियसली। तो ये है जी हमारी एग्जांपल नंबर 1, द राइट साइडेड सीक्वेंस, जिसके अंदर हमने जो है वो एक अल्फा रेज टू पावर n एक सिग्नल डिफाइन किया था राइट साइड के ऊपर, and we came to know that the Z transform of this signal is Z over Z minus A provided Z should be greater than A magnitude। तो इस Z ट्रांसफॉर्मेशन वाले इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करें तो इसके अंदर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Z के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बेसिकली वी आर अबाउट टू फाइंड द पोल्स एंड द ज़ीरोज़। तो टेल मी कि हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर, Z की इतनी कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिनके ऊपर ये फंक्शन x ऑफ Z ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली Z की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सर जब हमारे पास Z जीरो होगा इनफाइनाइट तो Z इज इक्वल टू A है। ओके, Z इज इक्वल्स टू A मींस अगर आप Z की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर A पुट करोगे तो आपका x ऑफ Z का आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपने अब ये मेक श्योर कर लेनी है कि जहाँ पे भी आपका सिस्टम इनफाइनाइट हो रहा है वो चीज़ आपके ROC के अंदर नहीं आएगी, बिकॉज हमने ROC की डिफिनेशन ही ऐसे की थी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो एरिया होगा जहाँ पे किसी भी जगह पे सिस्टम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा। तो अगर आप Z इज इक्वल्स टू A की वैल्यू पुट करते हो, सिस्टम उस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स दिस पॉइंट Z इज इक्वल्स टू A इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ROC। नेक्स्ट थिंग इज ज़ीरोज़। अब Z की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर x ऑफ Z का आंसर ज़ीरो हो जाए। एंड ऑब्वियसली इस इक्वेशन से हमें एनालाइज हो रहा है, अगर हम जो है वो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को देख रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो एक चीज़ क्लियर है कि Z इज इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर अगर हम Z की वैल्यू को जस्ट ज़ीरो पुट कर दें, इस सिस्टम का, इस सिग्नल का ओवरऑल आंसर ज़ीरो हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ज़ीरो जो है वो कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं है, ज़ीरो कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ROC। सो हम अगर इस x ऑफ Z जो ट्रांसफॉर्म हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फाइंड किया था उसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ उसकी पोल ज़ीरो डायग्राम के अंदर, एंड दिस इज़ योर पोल ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन, तो ज़ीरो जहाँ पे भी डिफाइन होगा ऑब्वियसली ज़ीरो जो है वो आपका लेट्स जस्ट राइट इट हियर, ज़ीरोज़
एंड योर पोल्स। जीरोस डिफाइन होंगे z इज इक्वल्स टू 0 और जो पोल डिफाइन होगा वो होगा z इज इक्वल्स टू a के ऊपर। तो हमने इसको डायग्राम के अंदर प्लॉट करना है ताकि डायग्राम से हमें आइडिया हो जाए कि इस सिस्टम का फिर इक्वेशन क्या होगा। एंड ऑब्वियसली दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, यू कैन कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू द पोल जीरो डायग्राम, and if you have the pole zero diagram, you can obviously go back to write the equation from the diagram. From the equation we can clearly see that 0 occurs at z is equals to 0, so there should be an origin obviously where real axis and imaginary axis both are 0, and इस पॉइंट के ऊपर आप एक 0 मार्क करोगे। जीरोस जो हैं वो आप पोल जीरो डायग्राम के ऊपर एक सर्कल से डिफाइन करते हो, और जहां पे भी आपने पोल्स डिफाइन करने हैं वहां पे आप एक क्रॉस मार्क करोगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो पोल्स क्रॉस से डिफाइन होंगे, तो जहां पे भी आपको डायग्राम के अंदर क्रॉस नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग अ पोल, और जहां पे आपको जो है वो एक सर्कल नजर आ रहा है, स्मॉल सर्कल, दैट इज डिफाइनिंग 0। तो ओरिजिन के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है ब्लू कलर में, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ 0 एट ओरिजिन। एंड सिमिलरली आपको एग्जैक्टली पॉइंट ए के ऊपर एक क्रॉस नजर आ रहा है रेड कलर के अंदर, एंड दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर पोल। और हमने डिफाइन किया था द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज बेसिकली z इज ग्रेटर देन a मैग्नीट्यूड। तो जहाँ पे पोल अकर कर रहा है, पोल की मैग्नीट्यूड से बड़ी बड़ी सारी वैल्यूज जो हैं या ग्रेटर वैल्यूज जो हैं वो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, नॉट इंक्लूडिंग वैल्यू a। ठीक है, और वैल्यू a हम क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। तो a से ग्रेटर वैल्यू लेनी है और a के ऊपर हमारा जो है वो पोल एग्जिस्ट करता है। इसको हम जो है वो दूसरी साइड के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर, एंड ऑब्वियसली इक्वेशन हमारी जो है वो सेम थी, जस्ट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में डिफरेंस आया था। वहाँ पे हम कह रहे थे कि z इज़ ग्रेटर देन a, और यहाँ हम डिफाइन करेंगे कि z की जो मैग्नीट्यूड या z की जो वैल्यूज लेनी है दैट शुड बी लेस देन a। अगेन 0 इज एट z इज इक्वल्स टू 0 एंड पोल इज एट z इज इक्वल्स टू a। Again, you can just check on this pole zero diagram. There is a circle marked on the origin and there is a cross marked at exactly point A. So the location of poles and zeros are same, but the region of convergence is different. And you can just compare both graphs. यहाँ पे जो region of convergence है, जो shaded area है, वो आपका A से outside है। ठीक है, ए से ग्रेटर है, ये जो आपको ग्रे सा एक शेडेड एरिया नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो शेडेड एरिया है वो सर्कल ए के इनसाइड है, तो z इज लेस देन a, एंड अगेन a इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ROC। ठीक है, यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर। सर हम ए की वैल्यू को नहीं देख रहे इसमें। ए की वैल्यू को क्यों नहीं देख रहे? यस देख रहे हैं सर। मुझे हमने क्वेश्चन जो समझ नहीं पहली एग्जांपल की थी राइट साइडेड वाली, तो उसमें ठीक हमने है। एक साथ ये भी कंडीशन लगाई थी कि हमारा ए जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ए यस, तो बाहर को जा रहा है। किस जगह पे ए बाहर को जा रहा है? सर शेडेड जो रीजन है वो ए से बाहर है। देखो, शेडेड रीजन ए से बाहर हो सकता है। लेट मी गो बैक टू द एग्जांपल पॉइंट 1. दिस वाज योर एग्जांपल 1. शेडेड रीजन कैन बी आउटसाइड ऑफ योर ए, बट द ए शुड बी इनसाइड यूनिट सर्कल। पॉइंट दोबारा सुनो, हमने ए पे कंडीशन लगाई थी कि वो यूनिट सर्कल रेड के इनवर्ड होगा, वो है तो ऑब्वियसली वहां पे भी वो होगा, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा ए के बाहर वाला एरिया है।
और ऑब्वियसली उसमें 1 भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना कह लो कि ट्रिकी जैसे है। वो उधर रेड सर्कल नहीं लगा इसलिए वो समझ नहीं आई। अब ओके है। And this is understood. If you want a stable system, A should be inside the unit circle or A should be less than 1. And then we will discuss what should be the values of Z that will define ROC. And obviously उस चीज़ को हम already cover कर चुके हैं और हम directly अब Z की values को देख रहे हैं to define the pole zeros. और दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमारे पोल्स और जीरोस की जो लोकेशंस हैं वो सेम है। जस्ट आरओसी डिफाइन करेगा कि आपने राइट साइड पे सिग्नल डिफाइन किया था कि आपने लेफ्ट साइड के ऊपर सिग्नल डिफाइन किया था। ठीक है, तो अगर वहां पे आप लेफ्ट राइट कर रहे हो तो यहाँ पे भी वो इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो दो सीक्वेंसेस का समेशन है। तो बेसिकली हम एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होंगे। अब लास्ट में हम जो एग्जांपल कर चुके हैं मैं उनके रिजल्ट्स को डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूं एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा उसका। लास्ट में हमने जो एग्जांपल की थी उसमें कुछ इस तरह की चीज़ थी, अल्फा या a रेज़ टू पावर n इंटू यू ऑफ n। और इसका जब हमने z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था तो हमने लिखा था z ओवर z माइनस a। और अगर सीक्वेंस राइट साइड पे थी एंड ऑब्वियसली ये भी राइट साइड पे है तो हमने कहा था z मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन a मैग्नीट्यूड। तो ये कंडीशन थी हमारी राइट साइड के लिए एंड लेफ्ट साइड के लिए ऑब्वियसली फिर वो लेस देन हो जाता है। और ये जी हमारा x ऑफ z। अब यहाँ पे नथिंग चेंज्ड, जस्ट उसने a की वैल्यू जो है वो एक न्यूमेरिक के अंदर दे दी है एंड ऑब्वियसली यू कैन चेक जो a डिफाइन हो रहा है दैट वैल्यू इज लेस देन 1। यहाँ डिफाइन हुआ है 1/2 एंड 1/2 इज बेसिकली 0.5 एंड 0.5 इज लेस देन 1। यहाँ डिफाइन हो रहा है 1/3 एंड 1/3 इज ऑल्सो 0.333 एंड कंटिन्यू एंड दैट वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन 1। तो अगेन हम जो है वो अनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन में नहीं जा रहे। हमारा सिग्नल जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा विद एवरी इंक्रीमेंट इन द एन। तो एक चीज़ हमारी फिक्स है कि वी आर इन द यूनिट सर्कल। Next thing, find the Z transformation. Again, I'm just using this formula. सिग्नल वही है, जस्ट a की जगह पे 1/2 है, z ओवर z माइनस a, दैट मीन z ओवर z माइनस 1/2। और यहाँ पे a की जगह पे माइनस 1/3 है, तो z ओवर z माइनस a, तो a की जगह पे 1 माइनस 1/3 है तो z प्लस 1/3 हो जाएगा। इन दोनों ट्रांसफॉर्म्स को यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट कैन यू डायरेक्टली राइट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन just let me know. Can you do this direct transformation? Yes or no? Okay, fine. Next step के अंदर he is just taking the LCM और उस LCM के बाद जो है वो इसको combine एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो I can do the steps if you want me to do. उस स्टेप को दोबारा से करें LCM वाले को, बिकॉज मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है सारा। जी सर। ओके, z ओवर z माइनस 1/2 प्लस z ओवर z माइनस z प्लस 1/3। तो इसका हम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड LCM ले लेंगे। That will be first factor and the second factor। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ z स्क्वायर, फर्स्ट z से मल्टीप्लाई होगा एंड देन प्लस 1/3 z। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यू विल गेट z स्क्वायर, z से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2
z because of the minus sign. You can solve this thing. Z square plus z square will become 2z square plus 1 by 3 minus 1 by 2 will become minus 1 by 6 z divided by the whole factor. मैं इसको अब रिपीट नहीं कर रहा. z minus 1 by 2 into z plus 1 by 3. अब इसने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये किया है कि 2z जो है वो कॉमन ले लिया है अपर साइड से. तो 2 इंटू z अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे जस्ट रिमेनिंग करेगा z. 2 भी कॉमन लिया है तो यहाँ पे बच जाएगा -1/12. अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 2/12 इज 1/6 आपको वापस टर्म मिल जाएगी. और z जो है हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है. तो दिस इज योर अपर साइड एंड दिस इज योर z minus 1/2 into z plus 1/3 is your denominator. तो उसने इस स्टेप को जो है वो स्किप करके डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिया हुआ है. Again, we are about to find the poles and zeros. How many poles and how many zeros are there in the equation? सर जीरोस दो बन रहे हैं जब एक z इक्वल टू 0 पे है और एक c इज इक्वल टू 1/12 पे है. And what about the poles? So 2 poles and 2 zeros. 2 poles and 2 zeros, straightforward. यस सर. Z के जितने भी फैक्टर्स होंगे सिंपल, Z के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उतने पोल्स हैं उतने जीरोस हैं. स्ट्रेट जो है ना वो वन लाइन आंसर. तो 1 0 is at Z is equals to 0. So you can just check this pole zero diagram. There is a zero, there is a circle in blue color marked at exactly at origin. और उसी के साथ एक और सर्कल मार्क्ड है और उसको जो है 1/12 पॉइंट हम कहेंगे. तो वन सर्कल इज एट 0 0, रियल 0, इमेजिनरी 0, एंड वर्स सर्कल इज एट 1/12, रियल पार्ट 1/12, एंड ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट इज स्टिल 0 ऑन रियल एक्सिस. एंड जीरोस तो हमने सर्कल से बना दिए और पोल्स जो हैं वो आपके बनेंगे क्रॉस के साथ रेड कलर में जो ड्रॉ हुए हैं. फर्स्ट पोल इज एट z is equals to plus 1/2 बिकॉज प्लस 1/2 से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा. आपका जो है वो टोटल आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोल. तो फर्स्ट पोल इज एट 1/2 and the second pole is at -1/3, exactly at this point. अब फाइंड आउट करना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. पहले तो हमने ये कहा था कि जो भी वैल्यू ए की होगी उससे ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है, वो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा. एंड ऑब्वियसली ए इज लेस देन 1, दैट इज अंडरस्टूड. अब z की यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी जो आपका ROC डिफाइन करेगी? -1/3 से ग्रेटर जाना है या आपने 1/2 से ग्रेटर जाना है टू डिफाइन द ROC? अब एक चीज़ यहाँ पे हमें ये एनालाइज करनी है कि -1/3 जो है या 1/3 जो है उसकी मैग्नीट्यूड लेस है 1/2 की मैग्नीट्यूड से, बिकॉज 1/3 इज इक्वल्स टू 0.33 समथिंग एंड 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5. सो 0.5 इज ग्रेटर. तो एक पोल जो है, अगर मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करूं, लेट्स जस्ट ड्रॉ, आई हैव और आप एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट मैंने रेड सर्कल ड्रॉ किया है, दिस सर्कल इज एट -1/3 पॉइंट. तो ये आपके इस जो है वो सेकंड टर्म का जो है वो दिस वन, इस टर्म का पोल है. तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इस पोल के बाहर होगा और दूसरे वाले का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1/2 के बाहर होगा. ये जो डॉटेड सर्कल आपको नजर आ रहा है,
तो मुझे कौन सा सर्कल जो है वो चूज करना है टू फाइंड द कंबाइंड ROC। एंड ऑब्वियसली हमने स्टार्ट में एक कंडीशन लगाई है कि ROC should not include any pole because at pole point function become infinite। तो अगर मैं -1/3 वाला सर्कल लेता हूं और मैं कहता हूं कि -1/3 के बाहर वाला एरिया जो है वो मेरा ROC है, तो उस बाहर वाले एरिया में 1/2 भी आ जाएगा और वो 1/2 आपके सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा और वो फिर आपके ROC का पार्ट नहीं हो सकता। तो फिर आपने पोल वो सिलेक्ट करना है जो कि आउटर मोस्ट हो, जिसके अंदर तो पोल्स आ सकती हों लेकिन उसके आउटर में पोल ना हो। तो हमारा सबसे आउटर जो पोल है दैट इज़ 1/2। तो 1/2 के जो बाहर वाला एरिया है, जो एक्सटीरियर है इस सर्कल का, दैट इज़ योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इस डिस्कशन की समझ आई है व्हाई वी आर पिकिंग 1/2 इंस्टेड ऑफ -1/3। यस सर। ठीक है, तो अगर आपके पास दो पोल्स अगर हो रहे हैं किसी सिस्टम के अंदर, यू विल सिलेक्ट द आउटर पोल अगर राइट साइडेड सीक्वेंस है। एंड ऑब्वियसली इसका दूसरा एंड भी होगा जहां पे हम इनर वाला पोल ले रहे होंगे। इसको मैं जो है वो ऐसे ही रहने देता हूँ। वन सर्कल इज एट -1/3 एंड द अदर सर्कल इज एट 1/2 एंड वी आर पिकिंग 1/2 बिकॉज वो इन दोनों में से ग्रेटर है, और ग्रेटर का मतलब है उसके बाहर वाला एरिया जो है वो दैट इज आवर ROC। एक डिफरेंट एग्जांपल है जिसके अंदर राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है। अब इसमें से राइट साइड वाली टर्म जो है ये फर्स्ट वाली है, ठीक है, जिसके अंदर U(n) लगा हुआ है, विल मेक इट फ्रॉम 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और एक में है U(n)-1, तो ये -इंफिनिटी से -1 तक सेकेंड टर्म चलेगी और देन 0 से ऑनवर्ड फर्स्ट टर्म चलेगी। तो फर्स्ट टर्म इज योर राइट साइड एंड सेकेंड टर्म इज योर लेफ्ट साइड। एंड ऑब्वियसली जी ट्रांसफॉर्म के लिए हमने जो है वो वही वाली दोबारा से यूज़ करनी है, Z/Z-A। और अगर राइट साइड सीक्वेंस है तो Z इज ग्रेटर देन A, और अगर लेफ्ट साइड सीक्वेंस है Z शुड बी लेस देन A। तो A यहाँ पे -1/3 है, तो Z/Z-A था, तो -A इज -1/3, Z +1/3। अगेन सिमिलरली जिससे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, -1/3 के लिए Z/Z +1/3। सिमिलरली Z/Z-1/2 जो कि इस सेकंड के लिए बनेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके A की वैल्यू 1/2 है, तो Z/Z-A एंड A इज 1/2 एंड बोथ A's आर लेस देन 1 विच इज द फर्स्ट कंडीशन कि हमने जो है वो A की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं करनी, ताकि हम जो है वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच ना करें विद एवरी इंक्रीमेंट इन द एंड। तो ये है हमारा Z ट्रांसफॉर्मेशन। And again, by taking the LCM, which we have just did in the last example, we can end up with this equation. 2 into Z, again, same equation, same terms, but conditions different है। पहले दोनों conditions थी right sided, अब दोनों conditions right sided नहीं है। अब एक term right sided है, इसका मतलब right side के आपने बाहर जाना है, exterior लेना है उस सर्कल का, और जहां पे लेफ्ट साइडेड है वहां पे आपने इंटीरियर लेना है, सर्कल के अंदर अंदर रहना है। Z शुड बी लेस देन A। तो ROC क्या होगा? लेट्स डिफाइन द पोल्स एंड जीरोस। पहला पोल जो है वो -1/3 के ऊपर है, सर्कल ड्रॉ कर लिया। दूसरा पोल जो है वो 1/2 के ऊपर है, अगेन हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब कंडीशन ये है कि इस फर्स्ट टर्म के लिए हमने जो कंडीशन लगाई थी राइट साइड के लिए, हमारा जो Z है उसका मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन A मैग्नीट्यूड एंड A इज ऑब्वियसली -1/3। यहाँ हमारी कंडीशन होनी चाहिए Z शुड बी लेस देन A मैग्नीट्यूड एंड ऑब्वियसली A इज 1/2।
तो -1/3 से ग्रेटर रहना है और +1/2 से स्मॉलर रहना है। तो आपको एक फाइनाइट सा रीजन नजर आएगा जो कि शेडेड हुआ है, ग्रेटर देन -1/3 एंड लेस देन -1/2। एंड अगेन आरओसी के अंदर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जांपल क्लियर है? फॉर टू साइडेड सीक्वेंस हाउ कैन यू फाइंड द आरओसी? Yes, sir. गुड। आई डोंट नो कि ये वाकई क्लियर हो रही हैं या ये सारी क्लियर हो रही हैं आपके माइंड से ही। चले, आई होप कि ये चीज़ें पॉजिटिवली हैं, वो सच में क्लियर हो रही हैं आपको। अब कुछ चीज़ें जो आपकी बुक के ऊपर रेपिटेडली मेंशन हो रही होती हैं कि इम्पल्स का जो है वो ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ऑब्वियसली सर यस, सर ये एग्जांपल है, ये प्रीवियस एग्जांपल से इसलिए डिफरेंट है, इसमें जो कंडीशन वो हो गई है इस वजह से। यस, इसके अंदर कंडीशंस डिफरेंट हैं। आपकी अगर राइट साइड पे सीक्वेंस है तो हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कंडीशन फाइंड की थी कि z ग्रेटर देन a होगा, और अगर आपकी लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, दिस इज योर राइट साइड सीक्वेंस, ये जो फर्स्ट वाली आपको नजर आ रही है, दिस इज योर राइट साइड सीक्वेंस एंड दिस अदर वन इज योर लेफ्ट साइड सीक्वेंस, जो कि ये माइनस साइन और माइनस u ऑफ n से रिप्रेजेंट की जा रही है। आपका u ऑफ n जो है वो रिवर्स कर दिया गया है, तो ये उल्टी साइड पे चली गई है। और इसके लिए जो हमने एग्जाम्पल 2 के अंदर कंडीशन फाइंड की थी, वो z की वैल्यू लेस होनी चाहिए a से। तो ऑब्वियसली जब इन दोनों को सम करेंगे तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट आएगा, और कंबाइन इफेक्ट क्या कहता है, इससे ग्रेटर रहना है, जो कि फर्स्ट टर्म डिफाइन कर रही थी। तो हमने कहा इससे ग्रेटर है आरओसी, लेकिन कितना ग्रेटर जाना है, सेकंड टर्म में बताती है कि 1/2 से लेसर रहना है, बिकॉज 1/2 से अगर हम बाहर जाएंगे तो ये चीज़ हमें डैमेज करेगी, सेकंड टर्म जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। और अगर हम -1/3 के इनसाइड जाते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो दोनों की स्टेबिलिटी के लिए हमने एक कंबाइंड रीजन ढूंढना है। -1/3 से ग्रेटर, ओके, वी आर गोइंग एक्सटीरियर ऑफ दिस -1/3 सर्कल, बट शुड बी लेस देन 1/2। तो हमने 1/2 के इंटीरियर में रहना है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो कह लो कि कंबाइंड एरिया है, दैट इज योर आरओसी। तो सबसे पहले आपने चीज़ एनालाइज ये करनी है कि सीक्वेंस किस साइड पे है। ऑब्वियसली सीक्वेंस अगर आप लेफ्ट से राइट पे करते हो, राइट से लेफ्ट पे करते हो, तो आपके ओवरऑल चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पर आंसर सेम होगा। यू कैन चेक, x ऑफ z इस केस में भी वही बन रहा था और x ऑफ z इस केस में भी वही बन रहा है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि सीक्वेंस कौन से लिए हुए हैं, z की वैल्यू किस साइड पे जानी चाहिए। ओके, अब कुछ चीज़ों को हम जो है वो क्विकली स्किप करने वाले हैं, बिकॉज इम्पल्स से हम जो है वो काफ़ी बार डील कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इम्पल्स फंक्शन, तो उसका जो फार्मूला है, अगेन हम जी ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, -∞ to +∞, योर फंक्शन विच इज़ इम्पल्स z raised to power -n। और इसकी वैल्यू 1 कैसे है, कौन बताएगा मुझे? सर इम्पल्स की वजह से 1 हो जाएगा। इम्पल्स की वजह से 1 हो जाएगी, बिकॉज इम्पल्स एग्जैक्टली 0 के ऊपर डिफाइंड है। तो अगर n इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर इम्पल्स है, इसका मतलब है बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर सिस्टम सिग्नल 0 हो जाएगा। तो जहां जहां पे भी n है वहां वहां पे 0 पुट कर दो। समीशन में कोई लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, n जस्ट एक ही है 0, तो समीशन गायब हो जाएगा। इम्पल्स ऑफ 0 इज 1, z रेज टू पावर -n था, z रेज टू पावर 0 इज 1, सो ओवरऑल आंसर इज 1। इम्पल्स का मैं शिफ्ट कर दूं, इम्पल्स ऑफ n-1, अब इम्पल्स डिफाइंड है -1 के ऊपर, सॉरी +1 के ऊपर, ठीक है। तो माइनस का मतलब है हम जो है वो प्लस कर रहे होते हैं। अगर इम्पल्स 1 के ऊपर डिफाइंड है तो आपने n की हर वैल्यू के अंदर 1 पुट करना है।
यहाँ पे आप n की वैल्यू को 1 रखोगे, इम्पल्स डिफाइन हो जाएगी, इम्पल्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ऑब्वियसली समेशन की लिमिट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज n की जस्ट एक ही वैल्यू है। z रेज टू पावर -n था, z रेज टू पावर -1 हो जाएगा और वही -1 आपका आंसर है। दूसरी साइड के ऊपर आ जाओ, इम्पल्स ऑफ n+1, इसका मतलब है n की वैल्यू में -1 होना चाहिए। इम्पल्स -1 के ऊपर डिफाइन होगी है, तो जहां जहां पे भी n आ रहा है वहां पे -1 कर दो, -1 यहाँ पे भी -1, तो z रेज टू पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपो है यहाँ पे, दिस इज z रेज टू पावर -1 एट दिस पॉइंट। ठीक है, ओके, अब इनके ROCs को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट का ROC क्या होगा। ROC वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका सिस्टम ने या तो इन्फिनिटी को अप्रोच करना है या अनस्टेबल हो जाना है। तो Z का वो पॉइंट जिसके ऊपर सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेट्स चेक दिस फर्स्ट इक्वेशन। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इस इम्पल्स का Z ट्रांसफॉर्म अनडिफाइंड हो जाएगा? क्या Z की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इम्पल्स का जो ट्रांसफॉर्म है वो कांस्टेंट है, 1 है। तो Z की वैल्यू आप 10 रखो, Z की वैल्यू आप 100 रख दो, -100 रख दो, आंसर ने 1 ही रहना है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो फर्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, यस सर अगर हम इम्पल्स को इनफाइनाइट टाइम शिफ्ट कर दें तो देन भी ये पॉसिबल नहीं होगा? okay, first of all, infinity is not the part of your real axis. तो इन्फिनिटी पे आप उसको ओके शिफ्ट सर। नहीं कर सकते, स्टे इन द रियल एक्सिस। रियल पार्ट के अंदर, सॉरी, रियल नंबर्स के अंदर z की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपके सिस्टम को डिसेबल करे या सिस्टम को अनस्टेबल कर दे। इम्पल्स ऑफ n इज डिफाइंड एवरीवेयर और इसका z ट्रांसफॉर्म जो है वो, उसका ROC जो है वो कंप्लीट z प्लेन है एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इधर आ जाओ, सेकंड जो इक्वेशन है, सॉरी, सेकंड जो इक्वेशन है, इसके अंदर क्या z की कोई ऐसी वैल्यू है जो इस सिस्टम को डिसेबल कर सके, इस सिस्टम को अनस्टेबल कर सके? z -1 मीन्स 1/z। सर इनफिनिट हो सर जीरो सकता है। है। When we will put z is equals to 0, this z transformation will become unstable. तो z is equals to 0 is not your ROC। उसके बाहर वाला जो मर्जी एरिया ले लो, z की जो मर्जी वैल्यू ले लो, that is your ROC, but except z is equals to 0. What about number 3? Again, you cannot select z is equals to infinity, और infinity के अलावा आप जो मर्जी ले लो, that is your ROC. Next, again same example with a different perspective. अब हम कह रहे हैं कि a raised to power n है, alpha raised to power n है, लेकिन जो n है वो लिमिटेड है, वो इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर है और उसके अलावा वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक बाउंडेड फंक्शन है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इन्फिनिट सीक्वेंस नहीं है। तो अगर हम इन्फिनिट से फाइनाइट में आते हैं तब भी आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके, लेट्स डू दिस। ऑब्वियसली अब हमारी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बजाय 0 से n-1 हो जाएंगी,
जो भी फाइनाइट सीक्वेंस की लिमिट्स हैं वही हमारी n की लिमिट्स हैं। तो इसी लिमिट्स के अंदर a ऑफ n z माइनस n फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया, दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया और n को जो है वो कंबाइंड पावर में कन्वर्ट कर दिया, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। a z माइनस वन होल रेज टू पावर n विद लिमिट्स 0 टू n माइनस वन। यहाँ पे अगेन हम एक सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं और इस सीक्वेंस को मैंने आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर 4-5 इक्वेशंस के अंदर आपको मेंशन किया हुआ है कि इसमें से कोई भी जो है वो आपकी यूज़ हो सकती है, तो उसको मैंने यहाँ पे फिर से कॉपी कर दिया है। यू कैन कन्वर्ट दिस समेशन फ्रॉम 0 टू सम n विद अल्फा रेज टू पावर k टू दिस इक्वेशन। तो इसमें वही हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू a z माइनस वन, तो 1 माइनस a z माइनस वन n प्लस वन करना है, तो यहाँ पे n माइनस वन है, तो n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू n। तो जो भी मैक्सिमम लिमिट है उसके अंदर 1 ऐड करना है, तो यहाँ मैक्सिमम लिमिट n थी, 1 ऐड किया n प्लस वन हो गया। यहाँ मैक्सिमम लिमिट n माइनस वन है, 1 ऐड करेंगे तो जस्ट n रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब इसमें से अगर आप z रेज टू पावर n माइनस वन कॉमन ले लो, या इसको आप दूसरे एंड पे ऐसे देख सकते हो कि आप जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो z रेज टू पावर n से, डिनोमिनेटर पे भी और नोमिनेटर में भी। नोमिनेटर में अगर आप z रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल एंड अप एट दिस पॉइंट। इस तरह को कर लेते हैं। इस इक्वेशन के बाद मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, दोनों साइड्स के ऊपर हम z रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज z रेज टू पावर n, इस वन की जगह पे आ जाएगा माइनस a रेज टू पावर n, उसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, z रेज टू पावर माइनस n एंड दिस इज z रेज टू पावर प्लस n जो मल्टीप्लाई होने का, एंड स्टॉप मी जहाँ आपको कंफ्यूजन हुई है, डिवाइडेड बाय अगेन z रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इज 1 z रेज टू पावर n एज इट इज माइनस a एज इट इज एंड z रेज टू पावर n माइनस z रेज टू पावर n एज इट इज। तो ये है जी आपका ओवरऑल आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग z रेज टू पावर n। सॉरी यहाँ माइनस वन लाइक दिस। इसको दोबारा करते हैं। इस पार्ट के अंदर z रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू z रेज टू पावर n इज z रेज टू पावर। तो पहला माइनस साइन एज इट इज, a रेज टू पावर n थी वो हमने वैसे लिख दिया, z रेज टू पावर माइनस n थी वो भी हमने लिख दिया, और z रेज टू पावर n जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो आ गया। नीचे आ जाएं, z रेज टू पावर n 1 से मल्टीप्लाई हुआ, z रेज टू पावर n एज इट इज माइनस a एज इट इज आ गया हमारा, z रेज टू पावर माइनस वन ऑलरेडी था और n हमने न्यू इंक्लूड कर दिया, तो टोटल बन गया n माइनस वन। एनी कंफ्यूजन? ओके, ये चीज़ें आपको मुझे ज़रा गाइड करो, क्या आपको इस तरह के स्टेप्स जो है वो क्लियर होते हैं पहले, या मैं मुझे करने की ज़रूरत है इस तरह के स्टेप्स, बिकॉज ये कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं और ये शायद आपको बोर कर रही हैं। बिकॉज मैं जस्ट ये माइंड रखता हूँ कि जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा उनको भी चलो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही हैं तो फिर बियर विद अस, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने ये किया है कि 1 ओवर z रेज टू पावर n माइनस वन को डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया है, और ऑब्वियसली ये दो चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी।
माइनस एन प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, सॉरी जेड रेज टू पावर 0 बन जाएगा एंड आंसर 1 बन जाएगा। तो जेड रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन जो है वो यहाँ आ गया, और यहाँ से अगर आप डिनोमिनेटर से n माइनस 1 की पावर कॉमन ले लोगे तो पहले में अगर आप n माइनस 1 कॉमन लोगे तो a आपका एज इट इज आ जाएगा, वो a यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेकंड टर्म के अंदर, और फर्स्ट के अंदर n माइनस 1 कॉमन ले लिया है, टोटल n था, इसका मतलब एक 1 बच गया है। तो इस तरह से उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, जस्ट एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब मुझे बताओ इसका आरओसी क्या है। इसमें एक्सेल डिटेल को ऑफ कर देता हूँ रिमूव, ताकि हमारे पास जो है वो क्लैरिटी रहे। इस फाइनल टर्म का आरओसी क्या है? यहां पे ये लिख रहा है आरओसी इज 0 से इंफिनिटी के बिटवीन कोई भी एरिया, एवरीथिंग इज योर आरओसी। इज इट करेक्ट? या कोई और वैल्यू भी आपका पोल एग्जिस्ट करवा सकती है? एक पोल तो आपका अकर हो रहा है z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, जो कि ये n माइनस 1 को सेपरेट करने का हमारा मकसद ये था, इस पोल को हम सेपरेट कर लें। तो n सर एक ए माइनस पर बन 1, सकता है? हाँ यही मैं आपसे चाहता था पूछना। ओके, अगर हम a पे एग्जिस्ट करवाएंगे पोल को तो आपके अपर साइड के ऊपर भी एक सेम फैक्टर से चीज़ें आती हैं। इसको मैं करता हूँ रिमूव। यहाँ पे z की पावर जो है वो ज़्यादा है। अगर हम इस फ्रैक्शन की अपर साइड देखें तो वहाँ z रेज टू पावर n है और नीचे z रेज टू पावर 1 है, तो डोमिनेट कौन सी पावर करेगी? आपको एल हॉपिटर रूल का पता है? सर स्मॉल वैल्यू डोमिनेट होती है। एल हॉपिटर रूल का पता है, वो बताओ मुझे। नो सर। डोंट टेल मी। ये मैं मान ही नहीं सकता कि आपने मैथ के सारे कोर्सेज पढ़ लिए और आपको एल हॉपिटर रूल का नहीं पता। सर बड़ा होना याद नहीं। बस फिर असाइनमेंट ले लो एक। नेक्स्ट टाइम। यस सर एल ऑर्बिटल रूल, वो जिसमें सर ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव ले। ओके, एल हॉपिटर रूल, चलो असाइनमेंट बच गई आपके अगर बता दिया तो। एल हॉपिटर रूल बेसिकली ये है, अगर हम किसी जगह पे कोई वैल्यू पुट करें और वो वाली वैल्यू जो है वो आपका 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या कोई अनडिफाइंड फॉर्म बना रही हो, तो वी कैन यूज़ दिस रूल। अब उसमें क्या होता है कि हम दोनों ही फ्रैक्शंस का, अपर साइड का और लोअर साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, एंड ऑब्वियसली जो साइड सर्वाइव करेगी वही वाली साइड आपकी डोमिनेट कर जाएगी। तो अगर मैं इस साइड का और डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली साइड का डेरिवेटिव लेता हूँ तो आपकी ये वाली जो z रेज टू पावर n वाली साइड है ये बच जाएगी, बिकॉज z रेज टू पावर n जो है वो पहले z माइनस 1 n माइनस 1 बनेगा, देन n माइनस 2 बनेगा, डेरिवेटिव अगर आप करते जा रहे हो तो, लेकिन ये पहले ही डेरिवेटिव में ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। z का पहला डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली 1 दे देगा, तो z a के ऊपर पोल नहीं देगा बिकॉज ऑफ द एल हॉपिटल रूल। इस चीज को ना आप लोगों ने थोड़ा सा होमवर्क करना है इसके ऊपर, बिकॉज यू आर ब्लैक नाउ। आप लोगों ने स्टडी ये करना है कि एल हॉपिटल रूल क्या है, नंबर 2 कब यूज होता है, नंबर 3 अगर टर्म्स के अंदर एक पॉलिनोमियल के फ्रैक्शन गिवन्स हैं तो उसके अंदर अगर मैं कोई लिमिट पुट करता हूं तो अगर वो लिमिट
जो है लेट्स सपोज कि हम एक ऐसी लिमिट पुट करते हैं जिससे इन्फिनिट आंसर आ रहा है, तो डोमिनेट जो है वो हायर पावर करेगी कि लोअर पावर करेगी? ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने नेक्स्ट टाइम आपसे पूछने हैं, अदरवाइज मैं स्किप करके नेक्स्ट एग्जाम्पल चला जाऊँगा। अगर आप लोग स्ट्रगल करोगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और अगर आप इसको स्ट्रगल नहीं करोगे तो मैं जस्ट स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, तो दिस इज अप टू यू। जस्ट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करके इसको एक ग्रिप कर लेंगे कि वाई ही इज सेइंग द ROC इज 0 से इंफिनिटी के बिटवीन एंड इंक्लूडिंग योर ए। एंड यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ए के ऊपर एक पोल एग्जिस्ट कर सकता है। इस पर हमने नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करनी है। दैट्स टोटली अप टू यू। इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं और इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे, और वी कैन जस्ट शिफ्ट टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।